Okay. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. So पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था अनाइसोट्रॉपी के बारे में, लेकिन टाइम की वजह से हमने टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए। चलो आज तो कंटिन्यू करो, ठीक है। ओके। तो हमने देखा था कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कि तीनों तरह का होता है, जैसे कि हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी, ठीक है, एंड बीसीसी, है ना, एफसीसी एंड बीसीसी। सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, ये क्या है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एंड पिछले क्लास में हमने आयरन को लेके हमने देखा था कि आयरन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके लिए एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, ठीक है। उस मटेरियल के अंदर जो डायरेक्शन होता है, जो एक्सिस होता है, कौन कौन सा एक्सिस, इजी एक्सिस होता है, कौन एक्सिस हार्ड होता है एंड मॉडरेट होता है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जैसे फॉर बीसीसी मटेरियल हमने देखा था कि जो एक्सिस अलोंग एज डायरेक्शन वो क्या है, 100, ठीक है। क्या देखा था वो, इजी, है ना। सेकेंड तो देखा था एक्सिस अलोंग फेस डायगोनल डायरेक्शन, तो क्या है 110, ये क्या है, मीडियम, हम ये मीडियम एक्सिस है। एंड थर्ड वन इज, हमने देखा कि जो बॉडी डायगोनल डायरेक्शन है, ठीक है, बॉडी के अंदर से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसमें से जो एक्सिस पास होता है वो क्या है, 111। ये तीनों एक्सिस के लिए हमने देखा था कि अगर दिस डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इस डायरेक्शन में अगर हम मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो मीडियम, ये डायरेक्शन मीडियम है, ठीक है। सो 100 में जितना इजीली मैग्नेटाइज होगा, यहाँ पर मैग्नेटाइज करने के लिए हमें जो H है, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, उसको ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये जो ट्रिपल वन जो है, जो क्या है, बॉडी डायगोनल डायरेक्शन में अगर इस मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने जो कर्व में देखा था ना, एक कि अगर हमारा मैग्नेटाइजेशन है तो हमने देखा था एक कर्व इस पाथ को फॉलो कर रहा है, दूसरे कर्व इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तीसरे वाला जो कर्व है इस पाथ को फॉलो, ठीक है। ये आयरन के लिए हमने देखा
और जो बीसीसी मटेरियल होता है उसके लिए जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में इसी डायरेक्शन में ही इजी, मीडियम एंड हार्ड होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा था कि जो पहला वाला जो कर्व है वो 100 का कर्व होता है, दूसरा वाला हमने देखा 110 का कर्व होता है, थर्ड वन इज 111। ये हार्ड डायरेक्शन है ना। लेकिन अगर मेटेरियल, अगर ये तो बीसीसी का बात है, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूब का बात है, लेकिन अगर एफसीसी मटेरियल होगा, ठीक है, मतलब फेस सेंटर ट्यूब होगा, तब किस डायरेक्शन में इजी डायरेक्शन होगा, मीडियम डायरेक्शन होगा एंड हार्ड डायरेक्शन, है ना। सो जैसे कि हमारा आयरन तो बीसीसी एक मटेरियल है, लेकिन जो निकेल होता है, निकेल एक एफसीसी मटेरियल होता है। मतलब निकेल जो मैटर है, ठीक है, तो निकेल जो मैटर है, इस मैटर के अंदर एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है, इसका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होगा वो एफसीसी होगा। वो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है या फिर यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, एफसीसी, मतलब फेस सेंटर क्यूब। तो फेस सेंटर क्यूब होने के वजह से इसके फेस में एटम तो रहेगा ही, है ना। सो अगर हम क्यूब को देख लेते हैं कि ये निकल का एक क्यूब, निकल का एक क्यूब, और निकल का, तो निकेल का जो क्यूब होता है, यहाँ पर फेज फेज में जितना सारा फेज होता है, फेज में क्या होता है, एटम रहता है, इसलिए तो हम इसको फेज सेंटर क्यूब कहते हैं, है ना। तो इन दैट केस क्या होगा, जो डायरेक्शन हमारा फॉर आयरन के लिए जो इजी डायरेक्शन था, आयरन के लिए ये वाला डायरेक्शन इजी डायरेक्शन था, है ना। ये वाला, ये कौन सा डायरेक्शन है, 100, ये इजी डायरेक्शन था। एंड ये वाला जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन 110, एंड बीच में से इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच ये वाला क्या है, ये 111। सो आयरन के लिए ये वाला इजी डायरेक्शन था, लेकिन निकेल के लिए क्या होगा, अब ये इजी डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो इजी डायरेक्शन तो 111 है, ये इजी डायरेक्शन हो जाएगा। देखो आयरन के लिए हमने देखा था कि बॉडी सेंटर क्यूब में अंदर, ठीक है, अंदर सेंटर पॉइंट पे एटम होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको ज्यादा मिलता है, इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, और या तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स यहाँ पर ज्यादा होता है। इसलिए 111 जो डायरेक्शन फॉर बीसीसी मटेरियल वो क्या होता है, हार्ड होता है। इस डायरेक्शन पे अगर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो मटेरियल मैग्नेटाइज होने के लिए हमें ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर सेंटर में कोई भी एटम नहीं है, तो ये वाला जो डायरेक्शन अब हो जाएगा, ये इजी डायरेक्शन कहलाएगा। अब इसको इजी डायरेक्शन, ठीक, इसका उल्टा बीसीसी में जो होता है उसका उल्टा डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। एंड 111 ये वाला जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, फेज डायगोनल डायरेक्शन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फेज डायगोनल डायरेक्शन कहते हैं। हाँ, तो पहला पहला वाला को क्या कहते हैं, एज डायरेक्शन। पिछले क्लास में हमने दिखाया था कि एज डायरेक्शन है, ठीक है, एज डायरेक्शन मतलब 100। दूसरा क्या है, फेज डायरेक्शन, एक्सिस अलोंग फेज डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये है। एंड फाइनली बॉडी डायगोनल डायरेक्शन क्या है, ये हमारा ट्रिपल। सो इन दैट केस फॉर फेस सेंटर ट्यूब, मतलब निकेल के लिए, अब ये जो डायरेक्शन है, एज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होगा, हार्ड डायरेक्शन, और बॉडी डायगोनल जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एंड ये मीडियम ही रहेगा, ये डायरेक्शन मीडियम। ठीक, इसका उल्टा उल्टा केस यहाँ पर होगा। अब देखो
अब ग्राफिकली देखेंगे तो अगर ग्राफ हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटाइजेशन, है ना। और अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला जो डायरेक्शन है मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट को ले लो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। हमें मटेरियल को कितना तक मैग्नेटाइज करना है। सो ये जो निकल है, निकल के हर एक डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे और देखेंगे इसका कर्व क्या बनता है, ठीक है। तो पहला ये जो ट्रिपल वन है, ठीक, इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा। तो ये कर्व बनेगा अगर हम इस डायरेक्शन में बॉडी डायगोनल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसका कर्व बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है? ये हमारा जब डायरेक्शन अलोंग बॉडी डायगोनल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अब हो गया, सॉरी, ये ट्रिपल वन है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा जी। दूसरा क्या है? ये वाला जो एक्सिस, ये वाला जो पार्ट होगा, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर इस डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते हैं 110, इस डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका कर्व इस तरह से बनेगा, ये 110 एंड और एक कर्व मिलेगा, क्या है? 100। ये जो एक्सिस होगा ये हार्ड है, ठीक है। देखो इतना तक, इतना तक मैग्नेटाइजिंग, इतना तक हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला केस में मतलब जब ट्रिपल वन है उस डायरेक्शन में अगर फील्ड को हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना तक की मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करने से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब 110 इस डायरेक्शन में अगर मटेरियल को इतना लिमिट तक मैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो हमें कितना कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा? ये वाला। एंड 100 इस डायरेक्शन में अगर हम मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो हमें इतना तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 110 जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो पाएगा, ठीक है। और 110 जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इससे थोड़ा कम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करने से ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। एंड 11 डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए सबसे कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब सबसे कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करके इस मटेरियल को हम इतना लिमिट तक मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। सो ये हो गया हमारा निकल के लिए। सो यहाँ से यहाँ से क्या दिख रहा है कि एनाइसोट्रॉपी जो है, एनाइसोट्रॉपी है, इसके अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने से क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा एनाइसोट्रॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो पहला क्या है, मैंने बताया था, इट हैज बीन ऑब्जर्व in iron crystal, that it needs
less energy magnetized same amount magnetized same amount in the 100 direction. 110 direction. That means along the edge direction of the cube. Okay. With respect to the 111 direction. 111 direction. That means along the diagonal of the cube. Along the body diagonal of the cube. है ना? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यहाँ पर देखो आयरन के लिए iron has BCC crystal. So according to the definition, 110 is the direction, is the easy direction, and 111 is the hard direction. ठीक है? So whereas nickel के लिए क्या होगा? ये तो आयरन के लिए है, आयरन के लिए है. दूसरा पॉइंट क्या है? निकेल के लिए क्या है? निकेल के लिए हमने देखा कि 111 is the easy, 111 is the easy direction, and 100 सर वहाँ पर क्या सर एनर्जी टू मैग्नीफाइड एफई में फर्स्ट पॉइंट में एनर्जी टू मैग्नीफाइड या मैग्नीट्यूड है कहाँ पर? It has been observed in iron crystal that it needs less energy to. It has been observed iron crystal that it needs less energy to magnetize. ये magnetized है. PIZED magnetized. अरे यहाँ पर तो ये बात तो हमने बताया कि सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या होता है? 110 डायरेक्शन में हमें कम फील्ड को अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हम अप्लाई करेंगे ये कम है फॉर आयरन, फॉर बीसीसी मटेरियल, है ना? एंड ये मैग्नेटाइज्ड है. ठीक है? ये मैग्नेटाइज्ड है. एंड दूसरा क्या है? दूसरा है निकेल के लिए. निकेल इज द 1 इज द इजी डायरेक्शन. इसका ठीक उल्टा केस है. अब इस डायरेक्शन में अगर हम मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए 1 डायरेक्शन में हमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? सो 111 इज द इजी डायरेक्शन एंड 100 इज द हार्ड डायरेक्शन. ठीक है? ठीक है? needs less energy to magnetize same amount. ठीक है? ये निकेल के लिए हो. हाँ? अब देखो यहाँ पर देखो कर्व को देखो. ये तो निकेल के लिए है. ये एफसीसी के लिए है. एफसीसी में क्या है? 111 डायरेक्शन इजी डायरेक्शन है एंड 100 डायरेक्शन जो है ये हार्ड डायरेक्शन है. एंड आयरन के लिए ठीक इसका उल्टा होता है. अब देखो the excess energy required to magnetize the material. जब मटेरियल को हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं, कम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन जब इस डायरेक्शन में हम फील्ड, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है. सो इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपी एनर्जी कहते हैं. मतलब इजी डायरेक्शन में जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हार्ड डायरेक्शन में जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है,
या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हार्ड डायरेक्शन में मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जितना एक्सेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मतलब जितना एक्सेस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनाइसोट्रॉपी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपी एनर्जी। तो एनाइसोट्रॉपी एनर्जी, एनाइसोट्रॉपी एनर्जी, इसको हम कैपिटल ई सफिक्स एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एनाइसोट्रॉपी एनर्जी क्या होता है? द एक्सेस एनर्जी, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। द एक्सेस एनर्जी required, excess energy required to magnetize the specimen in the hard direction, the hard direction with respect to the easy direction, ठीक है, is termed as anisotropy एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपी एनर्जी बोलते हैं। मतलब एक्सेस एनर्जी मतलब ये दो एनर्जी के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, बीच वाला जो मीडियम वाला इसको छोड़ दो। ये जो इजी डायरेक्शन एंड हार्ड डायरेक्शन में जितना फील्ड को हमने अप्लाई किया, ये या तो फिर जितना एनर्जी हमने अप्लाई किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही एनाइसोट्रॉपी एनर्जी है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो एक ये हार्ड डायरेक्शन फॉर एफसीसी मटेरियल 100 है एंड फॉर बीसीसी मटेरियल 111 है। सो इस हार्ड डायरेक्शन में मटेरियल को सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो हार्ड डायरेक्शन में मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जितना एक्सेस एनर्जी हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब इजी डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो जितना एनर्जी को हमें अप्लाई करना पड़ता है, उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हार्ड डायरेक्शन में मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जितना एक्सेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, या तो फिर जितना एक्सेस हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनाइसोट्रॉपी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखना, इसको हम एनाइसोट्रॉपी एनर्जी कहते हैं। सो आई होप इस टॉपिक को तुम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो। ठीक है, तो यही है हमारा एनाइसोट्रॉपी। ठीक है, ये एनाइसोट्रॉपी। अब और एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है, वैसे तुम लोग मशीन में थोड़ा पढ़ चुके हो ट्रांसफार्मर में कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, है ना। सो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक्चुअली है क्या? देखो, तुम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल शायद इससे पहले पढ़ चुके हो। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है बताओ तो? कि उस मटेरियल के ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, मटेरियल के ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं या फिर फोर्स को अप्लाई करके उसका डायमेंशन को चेंज करते हैं,
तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। उसका उल्टा इफेक्ट भी होता है। क्या होता है, जब भी उसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो मटेरियल का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन चेंज हो जाता है ना। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने देखा है। अब मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फेरोमैग्नेटिक या तो फिर फेरी मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसका शेप या उसका डायमेंशन में स्मॉल चेंजेस आता है। ठीक है, स्मॉल चेंजेस आता है। जब भी मटेरियल के ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक चेंज आता है, डायमेंशनल चेंज, और उसका शेप जो होता है चेंज होता है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम जब डिस्कस कर रहे थे हमने देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड को अप्लाई करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बहुत सारा डोमेन होता है। ठीक है, सो डोमेन का अलाइनमेंट होता है, इधर उधर, पहले तो इधर उधर रहता है, इधर उधर डायरेक्शन में रहता है, मतलब रैंडमली रहता है। तो फील्ड को अप्लाई करने से क्या होता है, उसका अंदर का जो डोमेन है, सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है। अब एनाइसोट्रॉपी में हमने क्या देखा, उसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। एक तो इजी डायरेक्शन होता है, एक हार्ड डायरेक्शन होता है, एक मॉडरेट डायरेक्शन होता है। सो इस मटेरियल के ऊपर क्या होता है, एक एनाइसोट्रॉपी एनर्जी आता है। अभी हमने डिस्कस किया, एक एनाइसोट्रॉपी एनर्जी आता है। सो जब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वहां पर जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट जो है अलोंग फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करता है ना, उसके डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करता है। एंड क्या होता है, इसका जो एनाइसोट्रॉपी एनर्जी है, एनाइसोट्रॉपी एनर्जी क्या है, जो एक्सेस एनर्जी, मतलब जब फील्ड इजी डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं तब वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, जब हार्ड डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो इसके वजह से इस मटेरियल के अंदर क्या होता है, इसका जो शेप होता है, इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन में चेंजेस आता है। ठीक है, ठीक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसी तरह। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को हम कहेंगे कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, it has been observed, it has been established that when ferromagnetic materials are magnetized, ferromagnetic material are magnetized, a small change in dimension. Small change in dimension of the material, the materials take place. Take place. Or when a ferromagnetic material is magnetized, then there is a small change in its volume. वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसका लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक है, लेंथ बराबर चेंज हो सकता है। ठीक है, इसका वेट बराबर चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहेंगे, इस इफेक्ट को हम कहेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है, सो देयर
there is a small extension with okay so okay there is a small extension with corresponding reduction of cross section of the crystal of which the material is made, of which the material is made. Okay, the material is made. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है, ठीक है, ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट किसी भी मटेरियल का, जैसे कि हम लेंथ बराबर जो होता है, ठीक है, लेंथ, ठीक है, मान लो ये एक मटेरियल है, ये मटेरियल है, ठीक है, तो इसका लेंथ मान लो क्या है, कितना है, एल है, ठीक है, एल। अब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मान लो इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसका लेंथ मान लो थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। तो कितना इंक्रीज कर रहा है? ये जो इंक्रीज कर रहा है, ये मान लो कि डेल एल है। ये क्या है? डेल एल। ये क्या है? ये डेल एल इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कांस्टेंट होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर जो लैम्डा होगा, लैम्डा होता है क्या? ये जो डेल होगा, डेल एल अपॉन एल है। एल क्या है? एल इसका ओरिजिनल लेंथ है, और इस इफेक्ट के वजह से, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के वजह से, या तो फिर जब भी हम यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फील्ड के वजह से इसका जो डायमेंशन है थोड़ा सा चेंज हो गया है। कितना चेंज हुआ है? डेल एल, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कांस्टेंट होगा, चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसी तरह से एक ट्रांसवर्स, इसका ये अगर लेंथ बराबर हुआ है तो ट्रांसवर्स एक उसका इफेक्ट होता है, वॉल्यूम में भी उसका चेंज होता है, ठीक है, इतनों तरह की चेंज इसमें आता है, ठीक है। सो इसको हम बेसिकली मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट कहते हैं। सो ठीक है, अब 3 बजे से शायद तुम लोगों का सिमुलेशन का लैब है, तो अब तो तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो आज के लिए क्लास इतना तक थी। आई होप तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर स्क्रीन को जरा सा नीचे कीजिएगा। बस ठीक है, ओके। सो ठीक है, आज यहीं पर खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा, और ये जो अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना, ओके 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 Okay, sir. ओके ओके, थैंक यू Thank you, sir.